डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 4। इसके अंतर्गत अपन शासन व्यवस्था के अंतर्गत कर रहे थे, जिसमें अपन ने देखा राजा जो प्रमुख अंग है शासन व्यवस्था का, उसके बाद प्रमुख पदाधिकारी, और उसके बाद आज अपन करेंगे इस 4th जो पार्ट है उसमें न्याय व्यवस्था। ऋग्वैदिक युगीन न्याय व्यवस्था के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं है, परंतु फिर भी इतना निश्चित है कि न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वो राजा होता था। उसकी सहायता के लिए पुरोहित व सभा के व्यक्ति होते थे। उस काल में अपराध कम होते थे। चोरी प्राय हम देखें तो पशुओं आदि की होती थी, क्योंकि उस काल में जो सबसे प्रमुख संपत्ति थी वो पशु होते थे, पशु ही धन होते थे। अपराधों के लिए कठोर दंड दिए जाते थे। धन देकर दंड से बचा जा सकता था। ऋण न चुकाने वाले के लिए हम देखें तो उनको दास बना लिया जाता था। इस प्रकार की प्रथा प्रचलित थी। छोटे मोटे अपराधों में वृद्ध और प्रतिष्ठित जन मध्यस्थ का कार्य करते थे। और उसके बाद में हम देखें तो गांवों के जो अधिकतर छोटे मोटे झगड़े होते थे वो गांवों में ही निपटा लिया जाते थे, और मुखिया उसमें हम देखें प्रमुख भूमिका अदा करता था। अपराध इस काल में, ऋग्वेद काल में अपराध कम होते थे। उसका कारण क्या था? एक तो गुप्तचर व्यवस्था उच्च कोटि की थी। दूसरा, व्यक्ति अपनी धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा गंवाने का भी उसे डर था। उसे हमेशा ये लगता था यदि मैंने ऐसे बुरे कार्य किए तो समाज से मुझे व्यक्ति समाज से निकाल देंगे। तो इस प्रकार का एक डर था। इसलिए इस काल में हम देखें अपराध कम हैं, व्यक्ति डरता है, और प्रारंभिक जो छोटे मोटे अपराध हैं उसे मुखिया के द्वारा निपटाया जाता था, और उससे ज़्यादा जो बड़े अपराध होते थे उसमें राजा और सभा के व्यक्ति मिलकर उसका फैसला कर लेते थे। इसके बाद दूसरा हम देखें इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कि युद्ध प्रणाली किस प्रकार की थी। भारत में आर्यों का जो प्रारंभिक काल है वो युद्ध और संघर्षों का युग रहा है। ऋग्वेद काल में आर्य न केवल अनार्यों से वरन अपने ही स्वजाति लोगों से संघर्ष में रत रहते थे। ये संघर्ष अपनी रक्षा के लिए, क्षेत्रीय जन के विस्तार के लिए, पड़ोसी राज्यों की संपत्ति को हरण करने के लिए आदि के लिए होते थे। इस कारण आर्य लोग युद्ध का कला में कुशल हो गए थे। सेना में रथों घोड़ों का अत्यधिक महत्व था। साधारण जो सैनिक पैदल और राजा तथा योद्धा रथों व घोड़ों पर सवार होकर युद्ध करते थे। युद्ध हथियारों में हम देखें तो बहुत साधारण थे, जैसे धनुष बाण, तलवार, भाला, फरसा, बर्छी आदि प्रमुख उनके युद्ध हथियार थे। सैनिक और योद्धा अपनी सुरक्षा के लिए कवच, ढाल, लोहे का टोप आदि धारण करते थे। युद्ध कला के रूप में घेरा डालना, शत्रुओं को घेरा तोड़ने की कला आदि का भी इस काल में उल्लेख मिलता है। तो युद्ध जो सैनिक व्यवस्था है या युद्ध कला है वो साधारण थी, और इस काल में जो ज़्यादातर व्यूह रचना या अन्य कूटनीति का विकास नहीं हो पाया था। मुख्य रूप से युद्ध कला में हम देखें तो रथ सेना, घुड़सवार सेना और पैदल सेना ये प्रमुख इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। और युद्ध हथियार भी साधारण थे। युद्ध के समय एक प्रमुख बात ये रही है प्राचीन काल से ही भारत में कि युद्ध के समय युद्ध धर्म का पालन किया जाता था, अर्थात भारतीय सेना युद्ध नियमों का पालन करती थी। तो और सेनानी इसके लिए सहायता करता थे। और युद्ध में हम देखें तो जो युद्ध नियम थे, जैसे कि युद्ध के समय छल कपट का सहारा नहीं लिया जाता था, विश्वासघात नहीं किया जाता था, घायल व्यक्तियों, बच्चों, स्त्रियों या शरण में आए हुए या नीच जिसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हो उन पर आक्रमण नहीं किया जाता था। ये सब युद्ध धर्म जो कहलाता है वो उसका पालन भारतीय सेना करती थी। तो जैसे कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त से पहले युद्ध नहीं होता था, अपने आप युद्ध समाप्त हो जाता था। जैसे खेतों में यदि खड़ी फसल है तो उसको बर्बाद नहीं किया जाता था, पानी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, कोई नदी हो, कोई तालाब हो तो उसको अपवित्र नहीं किया जाता था, खाद्य सामग्रियों को नष्ट नहीं किया जाता था। तो ये
भारतीयों ने अपने कुछ नैतिक नियम बना लिए थे और उन नैतिक नियमों के आधार पर ही वो युद्ध करते थे, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, चाहे युद्ध में हार ही मिले तो भी उन नैतिक नियमों का वो पालन करते थे। युद्ध में यदि कोई निशस्त्र है या हथियार उसका छूट गया है तो ऐसी स्थिति में वो घायल होकर भाग भी रहा है और वो शत्रु है, और तो भी राजा और सेनानी उसके ऊपर आक्रमण नहीं करते थे। तो इस तरह से और शरण में आया हुआ चाहे कोई भी हम कहें व्यक्ति हो, चाहे वो अपना शत्रु ही क्यों ना हो, उसकी रक्षा के लिए राजा अपने प्राण तक भी त्याग करते थे। तो इस प्रकार से युद्ध नियम जो था वो सैनिक व्यवस्था में प्राचीन काल में हमें देखने को मिलता है। और ये प्राचीन काल में केवल ऋग्वैदिक काल में ही नहीं, उत्तर वैदिक काल की सैनिक व्यवस्था में, मौर्य काल में, बाद में गुप्त काल में, इन और जहाँ तक कि राजपूतों ने भी इन सैनिक नियमों का पालन किया। तो भारतीयों की सैनिक व्यवस्था में प्रारंभ से ही ये नियम जुड़ गए थे। तो इस प्रकार से आज ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की शासन व्यवस्था वो आज अपना पूरा हुआ है। धन्यवाद।